उसने कल अपने Q1 के नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। डॉलर आय की बात करें तो 11% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और मुनाफे में 5% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल एक बढ़िया डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स परसिस्टेंट की तरफ से। और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के ईडी और सीएफओ सुनील सप्रे। सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो ग्रोथ रेट है वो 11% के आसपास तक एक्सेलरेट हुई है। आपको क्या लगता है कि ये बरकरार रह पाएगी या आगे जाकर ये सामान्य हो जाने की संभावना है? तो अगर आप देखेंगे लास्ट कई क्वार्टर से हमारे जो ऑर्डर विन्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो हम जो टीसीवी और एसीवी रिपोर्ट करते हैं, सो ये एक लेयरिंग ऑफ जैसे आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे डील्स एक्चुअली फ्रुक्टिफाई होते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इसके चलते रेवेन्यू एक्सेलरेशन होता है। सो आपने देखा होगा लास्ट 4 क्वार्टर्स में हमने 9% प्लस ग्रोथ रिकॉर्ड की है और ये क्वार्टर में 11.1 है। मार्केट में डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंटिन्यू टू हैव मतलब जो पाइपलाइन है वो भी स्ट्रॉन्ग है और जो ऑर्डर विन्स हो रहे हैं हमने ये क्वार्टर में भी जो डिस्क्लोज किए वो भी अच्छे आए हैं। सो हमारी उम्मीद है जो हम अगले क्वार्टर्स में भी उम्मीद रखेंगे कि ग्रोथ बरकरार रहेगी, जो कि हम फॉरवर्ड गाइडेंस तो नहीं देते हैं, लेकिन जैसा डिमांड का जो पैटर्न है उसमें कोई बदलाव नहीं है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि अच्छा ग्रोथ करते रहें। ओके नमस्कार सुनील जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर आपकी डील्स की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी मजबूत है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से सेगमेंट्स हैं जो कि फ़िलहाल इसको ड्राइव कर रहे हैं, और आगे चल के अगर हम देखें तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आपके मुताबिक क्या हो सकता है? हमारे जो मेन 3 सेगमेंट्स हैं, बिजनेस सेगमेंट्स, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है, जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, तो जो ग्रोथ है वो ब्रॉड बेस्ड है। हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज हमारा तीसरा वर्टिकल है, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो ये सस्टेनेबिलिटी तो सारे सेक्टर्स में है। थोड़ा फर्क इतना ही होता है कि जब भी डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा सा शिफ्ट करता है मैक्रो फैक्टर्स की वजह से, तभी ये चीज़ें होती है कि कभी रेवेन्यू एक्सेलरेशन थीम होता है रेवेन्यू ग्रोथ के लिए जो क्लाइंट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और कभी ये होता है कि क्लाइंट्स ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का भी थीम लेके रेवेन्यू ग्रोथ होती है। तो वेदर जैसे क्लाइंट्स रेवेन्यू एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं डिजिटल इंजीनियरिंग को लेके, या तो वो उनकी खुद की कॉस्ट और ये ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, हम दोनों ही चीज़ों में उनके लिए रेलेवेंट हैं। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हम क्लाइंट से एंगेजमेंट कंटिन्यूअस रखें और जैसे जिसको कहते हैं फीट ऑन द ग्राउंड एंड ईयर टू द ग्राउंड। तो वेदर द मैक्रो फैक्टर्स आर देयर ऑन द होराइजन दैट एवरीबडी नोज, बट वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द क्लाइंट्स और उसकी वजह से हमें उम्मीद है कि हम ग्रो करते रहेंगे। सुनील जी, एक बहुत अच्छी चीज आपके नतीजों में दिख रही है, वो है मार्जिन का आंकड़ा। इसको आपने बढ़ाया है। अब क्या आपको भरोसा है कि जो 14 से 15% के बीच की जो मार्जिन आई है ये आगे सस्टेनेबल है, इसको आप बरकरार रह पाएंगे? जी, तो हमने आपने देखा होगा कि लगातार कई क्वार्टर्स से हम कंटिन्यूअसली मार्जिन इंप्रूव कर पा रहे हैं और ये क्वार्टर में आपने ऑल्सो एक ध्यान दिया होगा कि हमने काफ़ी हेडकाउंट एडिशन भी किया है। तो फ्रेशर्स को ऐड करने से हमारे पास जो डिपेंडेंसी ऑन लैटरल हायरिंग जैसे लास्ट ईयर में ज़्यादा हुई थी, और जैसा आप जानते हैं कि एट्रिशन इंडस्ट्री में काफ़ी अभी भी है, तो ये दोनों फैक्टर्स रहेंगे हमारे लिए कि यूटिलाइजेशन हम इम्प्रूव कर पाएँ और कॉस्ट बेस ऑप्टिमाइज कर पाएँ, और ये दो चीज़ें हम उसके ऊपर बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि अभी जैसे ट्रैवल खुल गया है, तो उसमें ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम डिपेंडेंस सब कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर रखते थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम,
वो शायद थोड़ा सा कम हो सकता है विथ आवर ओन एम्प्लॉइज बीइंग एबल टू ट्रैवल। तो ये तीनों फैक्टर्स को लेके मार्जिन फॉर द फुल ईयर वी आर होपफुल ऑफ मेंटेन। ठीक है सुनील जी, मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर हम आपके नॉर्थ अमेरिका बिजनेस को देखें तो वो आपके कुल आय में करीब 8% की हिस्सेदारी रखता है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कुछ रिसेशन के कंसर्न्स वहाँ पे ज़रूर हैं, उसको लेकर कुछ इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है और उस सेगमेंट में आगे को लेकर क्या आउटलुक है? सो नॉर्थ अमेरिका में जैसा आपने सही कहा, जो इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है 40 इयर्स में, द इन्फ्लेशन हैज नॉट टच दीज लेवल्स। 8% 9% जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो फेड उनकी जो रिजर्व बैंक है उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, थोड़ा सा उसका एक लैग इफेक्ट रहता है, 3 महीना 4 महीने के बाद उसका इफेक्ट आपको इकोनॉमी में देखने को मिलता है। तो वो डेफिनेटली ये क्वार्टर से प्ले आउट करना चालू होगा और धीरे धीरे दोनों इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में वहाँ पे सुधार होगा। और इसके लिए ये थोड़ा सा पीरियड है ऑफ टर्बुलेंस विच बिकॉज ऑफ ऑल द मैक्रो फैक्टर्स जैसे हैं, लोग ज़्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। लेकिन सारी इकोनॉमीज जो हैं, आप देखेंगे सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो यही उम्मीद कर रही है कि कहीं ग्रोथ पे ज़्यादा असर न हो, जो कि सब लोग इन्फ्लेशन का जिक्र कर रहे हैं, जो इंडिया में भी है। आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि हम ग्रोथ को अफेक्ट नहीं होने देंगे, लेकिन जो ज़्यादा लिक्विडिटी सपोर्ट था इकोनॉमी में ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स, वो डेफिनेटली थोड़ा सा विड्रॉ होगा और उसके चलते इनिशियली थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है। और अभी आप देखेंगे अगर फूड इन्फ्लेशन है, बारिश अच्छी हुई है, तो ये चीज़ों को लेके भी थोड़ा सा सेंटिमेंट इंप्रूव होने की उम्मीद है। ठीक है सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और रिटेल और स्वदेशी नतीजों पर बातचीत करने के लिए और इंडस्ट्री का आउटलुक भी आगे के लिए शेयर करने के लिए। लेकिन